वेलकम टू आवर चैनल और आप देख रहे हैं बायोलॉजी का सेशन। तो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया है बहुत कुछ डीएनए के बारे में, डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके अंदर जो बॉन्ड्स हैं, स्ट्रैंड्स हैं, किस तरीके से वो सब यूनिट जुड़े हुए हैं, वो सब हमने डिस्कस किया है डिटेल में। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो रहा है सेल ऑर्गेनल्स, क्योंकि आप रिमाइंड करो, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में कर रहे हैं ना चीजें। सबसे पहले हमने सेल में स्टार्ट किया, दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, फाइन, जो कि आपको प्रीवियस वीडियोस में दिख जाएगा। जो आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रीवियस प्लीज प्लेलिस्ट चेक करो, उसमें जो है वीडियो नंबर 1, 2 इस तरीके से सीक्वेंस में सारा टॉपिक है, तो वहां से आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बाद हमने देखा था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। फिर मैंने आपको बताया था कि हम न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया था हमने। तो न्यूक्लियस में आपने सारी जितने भी उसके अंदर कंपोनेंट्स थे न्यूक्लियस के, वो सब आपने डिटेल में कर लिया, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो इतना आपका हो चुका है। अब बचा है साइटोप्लाज्म का पार्ट। साइटोप्लाज्म में भी क्या चीज रह गई हमारी, सेल ऑर्गेनल। ठीक है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अब सेल ऑर्गेनल देखो, पहली बात तो ये कितने टाइप्स के होते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आप लगा लो, यहाँ पे होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स। ठीक है, इन सेल ऑर्गेनल के अलावा फिर कुछ चीजें होती है जैसे कि वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल हो गया, और राइबोसोम्स, फाइन, और कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये कुछ अलग से हम जो है देख लेंगे। ये जो है इंपॉर्टेंट हमारे 5 टाइप्स के सेल ऑर्गेनल हैं, जो कि एनिमल सेल की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। ठीक है, और अगर प्लांट सेल की बात करें तो वहां पे लाइसोसोम बेसिकली नहीं होते हैं। ठीक है, होते हैं तो बहुत रेयर होते हैं लाइसोसोम्स, हालांकि उसमें प्लांट सेल में नहीं देखे जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक होने वाला है आज के सेशन में। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखो, पहली बात तो ये कैसे होता है, ये होता है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिगजैग फॉर्म में होता है, जिगजैग फॉर्म। एक्सटेंड्स फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस से निकल के ये पूरा साइटोप्लाज्म और कहीं कहीं पे ये सेल मेम्ब्रेन तक अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ओके, अब इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसमें टाइप्स होते हैं 2 टाइप, RER एंड SER। RER का फुल फॉर्म होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम SER की बात करें तो दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं इनके डिफरेंस क्या होते हैं, SER और RER। तो RER और SER इन दोनों का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसको तो बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो पहला तो डिफरेंस इनके फुल फॉर्म पे ही हो गया। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पे नेक्स्ट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहां पे इसकी सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, इसीलिए रफ अपीयर होते हैं। यहां पे राइबोसोम्स आर एब्सेंट, यहां पे राइबोसोम नहीं होते। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, देखो यहां पे RER के अंदर आप देख सकते हो तो अपीयर रफ। तो ये कैसे अपीयर होते हैं, रफ, और ये कैसे अपीयर होते हैं, अपीयर स्मूथ। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, माइक्रोस्कोप कौन सा माइक्रोस्कोप बात कर लेते हैं, जो हमारे स्कूल और लैब में होता है ना बेसिकली, वो वाला नहीं, वो तो सिंपल आपका लाइट माइक्रोस्कोप होता है या कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हो आप। ठीक है,
ये हम बात कर रहे हैं किसमें देखोगे आप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं सपोज, ठीक है। जैसे कि डीएनए आपको दिख जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। जो स्कूल के अंदर जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उसमें आप बेसिकली न्यूक्लियस देख सकते हो, क्रोमोसोम्स देख सकते हो आप, ठीक है, और वैक्यूल्स देख सकते हो आप, तो ये सब चीज़ें दिख जाएगी। लेकिन अगर आपको प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स देख रही है, राइबोसोम्स देखने हैं, तो आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो ये हो गई बात, ओके। और क्या होता है, देखो इसका रोल क्या होता है, आरईआर का रोल क्या होता है, तो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस आपने लास्ट सेशन में देखा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता था, राइबोसोम बताया था ना, तो राइबोसोम तो इसके सरफेस पे प्रेजेंट है ना, तो मतलब आरईआर का रोल ही हो गया ना इसका ही, आरईआर का भी रोल यही हो गया ना प्रोटीन सिंथेसिस करने में। और इसका रोल कहाँ पे, तो रोल इन फैट और लिपिड सिंथेसिस, फैट और लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। और भी इसका रोल होता है एसईआर का, जैसे कि एसईआर प्ले रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडीए में, आई गेस एनडीए में ही आया है कि एसईआर का रोल क्या होता है, तो एसईआर का रोल होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। लेकिन इसका प्राइमरी रोल तो ये हो गया ना, दिस इज प्राइमरी रोल, दिस इज सेकेंडरी रोल, ठीक है। और भी इसका रोल होता है, जैसे कि एसईआर स्टोर करता है, एसईआर स्टोर कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन जो है ये स्टोर करता है, ठीक है। और कैल्शियम आयन फिर किस में हेल्प करता है, कैल्शियम स्टोर कैल्शियम आयन विच प्ले रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसके लिए हेल्प करता है वो कैल्शियम, जो कि स्टोर हो रखा है ऑलरेडी किसके अंदर, एसईआर के अंदर। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये अब ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, इनमें से कुछ भी पूछ लेते हैं अब डायरेक्ट एक क्वेश्चन बना के, ठीक है। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन यही आ गया, सपोज कि कैल्शियम कहाँ स्टोर होता है, या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में कौन से एलिमेंट का यूज होता है। मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना हम, ऐसे ऐसे जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सपोज, तो उसमें कौन से एलिमेंट का रोल होता है, तो आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम हमारे सेल के अंदर कहाँ स्टोर होता है, सेल के अंदर बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। सेल के अंदर कहाँ स्टोर होता है, तो सेल के अंदर ये स्टोर होता है एसईआर के अंदर। एसईआर क्या होता है, एसईआर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप है, क्लियर है। तो ये रोल हो गया, ओके। अब देखो ये मैंने कहा आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है तो मतलब और जिगजैग फॉर्म में, तो अंदर यहाँ पे अंदर खाली स्पेस भी होगा ना इसके। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है, मैं ईआर का, पूरे ईआर का रोल बता रही हूँ, ठीक है। तो इसका रोल होता है रोल इन मॉडिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस है उसको मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई मतलब जैसे उसमें कोई बॉन्ड अटैच करवाना है, कोई बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। कोई भी उसकी फॉर्म को चेंज करना है, कोई प्रोटीन का जो है शेप चेंज हो रहा है सपोज, उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करने या रिलीज करने, तो ये जितना भी काम है मॉडिफिकेशन का, ऑल्टरनेशन का, वो सब होने वाला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से, फाइन। और इसको क्या बोलते हैं, ईआर इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोस्केलेटन सिस्टम, एंडोस्केलेटल सिस्टम ऑफ अ सेल। सेल का जो एंडोस्केलेटन सिस्टम के तौर पे जो है ये बिहेव करता है। सेल का जो, जैसे हमारे अंदर स्केलेटन सिस्टम होते हैं ना, बोन का क्या रोल होता है, बोन का रोल होता है कि हमारे जो है बॉडी शेप को मेंटेन करेगा, ठीक है। जो हमारा प्रॉपर एक शेप है बॉडी का उसको मेंटेन करेगा। बोन्स नहीं होंगी तो कोई शेप थोड़ी बन पाएगी, फाइन। तो इसी तरीके से जो सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करवा पा रहा है, तो इसलिए आप इसको बोल सकते हो दिस इज एंडोस्केलेटन सिस्टम ऑफ अ सेल, endoskeleton system of a cell, and hence helps in maintaining the shape of the cell। सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी देखो ये भी कैसा होता है, ये भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका रोल किसमें होता है, रोल इन पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस।
देखो कोई भी चीज़ बनी है सेल के अंदर, फाइन, प्रोटीन बन रहा है, लिपिड्स बन रहे हैं, आप देख रहे हो, ठीक है, कोई भी एंजाइम बन रहा है, तो वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में थोड़ी चला जाएगा, या उसको कहीं पहुंचाना है। सपोज प्रोटीन बना है, उसको सेल से निकल के उसको कहीं और जाना है, तो वो क्या ऐसे ही, मतलब जैसे जिस फॉर्म में बना हुआ है डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, क्योंकि ब्लड भी मिलेगा उसको, और भी दूसरे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसके साथ उसका इंट्रैक्शन होगा, तो हो सकता है वो खराब हो जाए, ठीक है। तो उसका जो रियल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो खराब ना हो, इसलिए गोल्जी बॉडी क्या करता है, उन चीज़ों को पैक कर देता है। किस फॉर्म में? रोल इन पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स क्या होते हैं? जैसे कि बबल लाइक स्ट्रक्चर हो गए, ये गोल्जी बॉडी हो गया, ठीक है। यहाँ से ऐसे जो वेसिकल्स निकल रहे हैं, तो ये हो गया वो वेसिकल, इसके अंदर वो सब्सटेंस अब स्टोर हो गया, ठीक है, और फिर वो सेल मेम्ब्रेन से ऐसे होते हुए बाहर आ जाएगा। अगर उसको बाहर जाना है तो, अगर उसको सेल के अंदर ही जाना है, कहीं और दूसरा रोल प्ले करना है, तो सेल के अंदर ही वो माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर भी एक सर्कुलेशन चल रहा होता है, ठीक है, सेल के अंदर भी चीजें ट्रांसफर हो रही होती है इधर से उधर, उसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। याद रखना, ये जो चीजें ट्रांसफर होती हैं विद इन अ सेल, दिस इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मूव करता है, जिसकी वजह से चीजें ट्रांसफर होती हैं पूरे सेल में, ठीक है। सपोज यहाँ प्रोटीन बना है, कहीं जैसे राइबोसोम का मैंने बताया था, राइबोसोम यहाँ है, सपोज उसने प्रोटीन बनाया, तो वो यहीं थोड़ी पड़ा रहेगा, उसको भी तो माइग्रेट करना है ना कहीं पूरे सेल में, तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की वजह से जाएगा, और बाहर जाना है तो बाहर चले के जहाँ भी उसको टारगेट साइट पे पहुंचना, अपना रोल प्ले कर देगा। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी में आपने देख लिया, इसका रोल होता है इन दी पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स मैंने आपको बता ही दिया, ओके। इसका रोल ये हो गया। और क्या रोल होता है देखो, इन सिक्रीटरी सेल्स गोल्जी बॉडी प्रेजेंट इन मोर नंबर। देखो जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं ना, जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, सिक्रीटरी सेल्स कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे माउथ में सलाइवा आता है, ठीक है, हमारे स्टमक के अंदर एंजाइम्स आते हैं ना, रिलीज होते हैं, जूस, गैस्ट्रिक जूस जो आप कहते हो। तो ये जो जितने भी चीज़ें हैं, जैसे सलाइवा आ रहा है हमारे माउथ में, तो कैसे आ रहा होगा? मतलब कुछ सेल प्रेजेंट है ना, जो कि सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होंगे। एक ग्लैंड है जिसका नाम होता है सलाइवरी ग्लैंड, उसके अंदर सेल होंगे ना, वो सेल क्या, उन सेल के अंदर, मतलब इन सेल को आप बोलोगे सिक्रीटरी सेल्स, और उन सेल के अंदर गोल्जी बॉडी का नंबर होगा ज़्यादा। यानी जो भी चीज़ सिक्रीट होती है हमारी बॉडी में, वो सेल से सिक्रीट हो रही है, और सेल के अंदर नंबर वाइज गोल्जी बॉडी ज़्यादा होंगे, ठीक है। ये मैं कहना चाह रही हूँ, सिक्रीटरी सेल्स के अंदर गोल्जी बॉडी का नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि इनका रोल ही ये है कि वेसिकल्स के फॉर्म में चीज़ों को पैक कर करके बाहर निकालना, ठीक है। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडी का मैंने आपको बता दिया। अब देखो इन प्लांट्स गोल्जी बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिक्टियोसोम। तो ये टर्म भी आपको याद रखनी है कि गोल्जी बॉडी के लिए पूछ देते हैं बेसिकली, ठीक है। एक पूरा जो है एक क्लस्टर अगर प्रेजेंट है तो आप उसको एक साथ बोल सकते हो डिक्टियोसोम इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है भाई। तो ये तो हो गया गोल्जी बॉडी के बारे में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं फटाफट से माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। सो नेक्स्ट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या है देखो, पहली बात तो इसके लिए सिंपल चीजें आप पता ही है, आपको छोटी क्लासेस में पढ़ते हो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ये चीज मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट अब इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे हैं आपके, ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा डिटेल में करने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं? क्यों? तो क्योंकि ये करता है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी करेंसी होती है, एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल, ठीक है। हमारी बॉडी में जो भी हम बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, इन सभी प्रोसेसेस में क्या लगती है? एनर्जी। और वो जो एनर्जी का फॉर्म है हमारे जो सेल जो बनाता है, उस फॉर्म को आप बोलते हो एटीपी। और एटीपी किसकी मदद से बन पा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से। तो याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया का रोल है इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं आप। तो एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख लो। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एटीपी का फुल फॉर्म ये होता है। एक और टर्म आती है एडीपी, तो उसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब एडीपी के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा और उसको भी आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कहते हो, तब जाके बनेगा एटीपी। ये चीज़ है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना कि एडीपी जो डाइफॉस्फेट है उसमें एक और फॉस्फेट जब जुड़ जाता है तब बनता है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये कौन बनवा पा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल के अंदर। ओके, अब देखो, क्योंकि एटीपी बनता है, इस प्रोसेस को आप बोलते हो, किसी भी जगह एटीपी बनता हो, समझ रहे हो ध्यान से, किसी भी जगह सेल के अंदर एटीपी बनता हो, उस प्रोसेस को आप बोलते हो फॉस्फोराइलेशन। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फॉस्फोराइलेशन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आ गई अब। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट अटैच हो रहा है, यहाँ पे फॉस्फेट हो रहा है, मतलब इसके साथ हम फॉस्फेट अटैच करवा पा रहे हैं और उसके बाद हमारा एटीपी बन रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अगर ये लाइट के प्रेजेंस में हो जाए तो इसको बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि आप पढ़ोगे अभी क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एटीपी बनता है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है उस टाइम पे भी एटीपी फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको आप बोल सकते हो फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज टर्म्स। फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बन रहा है, फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बन रहा है बट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और कहाँ पे बन रहा है? नॉट इन माइटोकॉन्ड्रिया, वो बन रहा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है भाई, तो ये चीजें याद रखना आप। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल स्ट्रैंडेड और यू कैन से सर्कुलर DNA and 70S ribosome is present। तो इसके पास सर्कुलर DNA होता है और अपना 70S राइबोसोम होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो यहाँ पे जो ये DNA आप देख रहे हो, दिस इज सर्कुलर DNA एंड 70S राइबोसोम प्रेजेंट है। तो देखो, जो सर्कुलर DNA होता है वो किस फॉर्म का होगा? डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म का होगा। और 70S राइबोसोम जो है, आपको पता है ये राइबोसोम का रोल मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस में। तो मतलब ये अपना खुद का प्रोटीन भी बना पा रहा है। इस वजह से ये ज्यादातर पार्शियली डिपेंड करता है न्यूक्लियस वाले DNA पे, क्योंकि इसके पास खुद के DNA है, खुद के जीन्स हैं, ये अपना खुद का प्रोटीन बना सकता है, ये अपने आप काम कर सकता है। तो इसलिए इसको आप बोल सकते हो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, तो सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल है, मतलब ये अपने आप आधा काम कर सकता है। ठीक है, ज्यादातर न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके, सो ये चीज हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता देती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? पहली बात तो मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये होने वाला है डबल मेम्ब्रेन। तो ये मैंने बनाई आउटर मेम्ब्रेन और ये मैंने बनाया है इनर मेम्ब्रेन, जो कि अंदर की साइड उसकी फोल्डिंग्स होती हैं इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से आप देख रहे हो, इसकी फोल्डिंग्स होती हैं। तो ये इनर मेम्ब्रेन ही है, बस वो जगह जगह अंदर की साइड फोल्ड हो रखी है, उसकी फोल्डिंग्स हैं। अब इसके अंदर जो कंटेंट होने वाला है उसका नाम क्या है? तो देखो, इसके अंदर जो ये कंटेंट मैंने बनाया है, इसका नाम है मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस हो गया, इनके दोनों के बीच का इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है मैट्रिक्स, इसका खुद का अपना सर्कुलर DNA है, तो दिस इज सर्कुलर DNA। ठीक है भाई, और इसके पास खुद के राइबोसोम्स भी हैं। तो राइबोसोम का टाइप क्या होगा? यहाँ पे राइबोसोम का यहाँ पे टाइप है 70S। ठीक है, 70S। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको सेकेंड या थर्ड लेक्चर में आपको बताया था कि 70S के भी सब यूनिट्स होते हैं। तो 70S के सब यूनिट्स क्या होते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगी। ओके, अगर आपको याद है पुराने सेशन से तो बहुत अच्छी बात है। ओके,
तो एटीपी बनता कहाँ पे? बेसिकली ये जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वो कुछ एंजाइम्स एंड पिगमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इनर मेम्ब्रेन का यूज होता है बेसिकली, क्लियर है। तो एटीपी बन जाएंगे यहाँ पे, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, और एटीपी बन के फिर वो जहाँ यूटिलाइज होने हैं वो वहाँ पे चले जाएंगे, क्लियर है। तो आई गेस इतना आपको समझ आ गया माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट, पहली बात तो पढ़ने से पहले आप इधर सुनो, प्लास्टिड करके जो है सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। तो ये होते हैं 3 टाइप के। पहला मैं आपको बता रही हूँ क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट एंड द लास्ट इज ल्यूकोप्लास्ट। सो क्रोमोप्लास्ट के अंदर सारे कलरफुल पिगमेंट्स होंगे, तो कलरफुल होगा ये कलर्ड वन, दिस इज ऑफ ओनली ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है, एंड ये होता है कलरलेस, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा क्रोमोप्लास्ट? प्रेजेंट इन, अब जो कलरफुल पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, कौन से होते हैं कलरफुल पार्ट्स? जैसे फ्रूट हो गया, टमाटो, ठीक है, या फिर जो भी फ्रूट्स कलरफुल आपको दिख रहे हैं ग्रीन के अलावा, ठीक है। और फ्लावर्स हो गए, इतने डिफरेंटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, तो वो जितना भी कंटेंट आपको कलरफुल दिख रहा है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो प्रेजेंट इन फ्लावर, फ्रूट्स एटसेट्रा, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होने वाला है? प्रेजेंट इन ग्रीन पार्ट्स, प्रेजेंट इन लीव्स, अगर स्टेम यंग स्टेम है तो उसके अंदर भी होगा, ठीक है। तो इन लीव्स, स्टेम, ये वहां पे प्रेजेंट है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन रूट्स, तो ये रूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली इसका रोल चला जाता है स्टोरेज करने में, ठीक है। तो ये तो हो गया प्लास्टिड के बारे में। अच्छा, मैं आपको बता रही थी अब क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट बेसिकली क्या है? प्रेजेंट इन प्लांट्स, प्लांट्स भी कौन से? ग्रीन प्लांट्स, प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। इसका रोल किस में होने वाला है? रोल इन फोटोसिंथेसिस, रोल इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो रोल फोटोसिंथेसिस का रोल, आप फोटोसिंथेसिस आपको पता ही है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो फॉर्मेशन ऑफ फूड, ये जो प्रोसेस है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट का रोल आने वाला है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन ड्यू टू, इट इज ग्रीन ड्यू टू पिगमेंट, ड्यू टू ग्रीन पिगमेंट, ड्यू टू ग्रीन पिगमेंट, सॉरी, ड्यू टू ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन इट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो इसके अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिर क्लोरोफिल है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ग्रीन है, उस वजह से फिर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल के अंदर है, इसीलिए प्लांट ग्रीन है, जो भी प्लांट का पार्ट ग्रीन नजर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन समझनी है। इसका रोल आपने देख लिया, फोटोसिंथेसिस में होने वाला है। क्लोरोफिल का रोल क्या होता है? तो रोल ऑफ क्लोरोफिल, ट्रैप लाइट एनर्जी, ट्रैप लाइट एनर्जी। तो ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है बेसिकली, ठीक है। लाइट एनर्जी कोई सी भी लाइट एनर्जी हो सकती है, अगर प्लांट के रेस्पेक्ट में बात करते हो वो सनलाइट भी हो सकती है, वो आर्टिफिशियल लाइट भी हो सकती है। तो क्लोरोफिल आर्टिफिशियल लाइट एज वेल एज सनलाइट दोनों को ट्रैप कर सकता है। इसी वजह से हम उस प्लांट को कल्चर कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर। तो लैब के अंदर भी हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं ड्यू टू दिस फीचर कि वो ट्रैप करता है लाइट एनर्जी। लाइट मतलब ऐसी जो नॉर्मल ट्यूब लाइट होती है उसमें भी वो वर्क कर जाता है। वर्क क्या है उसका? फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करेगा, ठीक है भाई। तो ये तो उसका रोल हो गया। अब वो लाइट एनर्जी क्या करती है? ये लाइट एनर्जी करती है बेसिकली लाइट एब्जॉर्ब बाय, तो लाइट को ट्रैप किया है या फिर एब्जॉर्ब किया है। पहले तो मैं इसकी वेवलेंथ लिख देती हूँ। ट्रैप लाइट एनर्जी ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। ये एक ऐसा रेंज है जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। इसको आप बोलते हो विजिबल स्पेक्ट्रम,
विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है। इस रेंज में जो है फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत हाई रहता है, क्लियर है। और सबसे ज़्यादा हाई देखे तो वो वाला रीजन अलग होता है, फिर वो ज़्यादा थोड़ा आपका टॉपिक हाई स्टैंडर्ड के हिसाब से हो जाएगा, तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस आप इतना याद रखो कि इस रेंज में इसको बोलते हो इसको आप विजिबल स्पेक्ट्रम के साथ साथ आप इसको पार रीजन भी कहते हो। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, ठीक है, या रेडिएशंस, इस टाइप से आप बोल सकते हो इनको। तो ये पार रीजन हो गया आपका, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो लाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल यूज्ड फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो देखो जो फोटोलाइसिस होता है ना पानी का, ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का होता है ब्रेकडाउन, ठीक है, तब जाके फिर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन फिर जो है फर्दर दूसरे प्रोसेस में यूज होते हैं, इतना मैं नहीं बताऊंगी आगे, बस इतना याद रखो। पानी का ब्रेकडाउन होता है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, उसको आप बोलते हो फोटोलाइसिस, मतलब लाइट के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, क्लियर है। तो ये सारी चीज़ों में जो है सब कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। हालांकि ये टॉपिक अब फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जाएगा सारा, तो ये सब मैं अभी यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ फटाफट से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर क्या है, ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ओके। एंड इसके अंदर देखो ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में बना रही हूं, ये जो मैंने बनाया इकट्ठा पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज कॉल्ड ग्रैनम। सो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसको बोलते हैं ग्रैनम, ठीक है, जिसमें एक जो स्ट्रक्चर है, ये जो एक डिस्क है, इसको आप बोलते हो थाइलाकॉइड, दिस इज कॉल्ड थाइलाकॉइड, ठीक है। और जो इसकी मेम्ब्रेन होगी उसको बोलते हो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये चीज याद रखनी है आपको। तो थाइलाकॉइड जब बहुत सारे जुड़ गए, देख रहे हो आप, बहुत सारे पाइलअप हो गए, तब उसके बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसको आप बोल रहे हो ग्रैनम, और ये बहुत सारे को बोलोगे फिर इकट्ठे ग्रैना, ठीक है। तो बस ये सिंगुलर और प्लूरल टर्म है, जैसे कि ग्रैना हो गया प्लूरल और दिस वन इज सिंगुलर, तो ये एक ग्रैनम हो गया, सबको इकट्ठे बोलोगे तो ग्रैना। और ये एक थाइलाकॉइड है, तो बहुत सारे थाइलाकॉइड जुड़ के ग्रैनम बनता है, इतना क्लियर रखना आप। नाउ ये आपस में जुड़े भी होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से आपस में लिंक्ड अप भी होते हैं, इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये ये जो आप देख रहे हो, ये जो लाइंस आप देख रहे हो, इसको आप बोलते हो स्ट्रोमा लैमेले, स्ट्रोमा लैमिला, ओके, स्ट्रोमा लैमिला। तो ये उससे भी जुड़े होते हैं, ये सारे ग्रैनम अटैच होते हैं आपस में, और इसका भी अंदर कंटेंट प्रेजेंट होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने देखा था, उसको आप मैट्रिक्स बोलते हो ना, तो ये वाला जो कंटेंट है इसको आप बोलते हो स्ट्रोमा। नाउ दिस इज कॉल्ड स्ट्रोमा, ठीक है, स्ट्रोमा। और इसके पास भी अपना खुद का सर्कुलर डीएनए होता है, तो यहाँ पे ये है सर्कुलर डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा, फाइन। और क्या होगा यहाँ पे, इसके पास भी होंगे खुद के राइबोसोम्स, तो इसके पास भी खुद के क्या है, राइबोसोम, और राइबोसोम का टाइप है यहाँ पे 70S। तो देख रहे हो आप, प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तीनों में जो है सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, तीनों में ही 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट है। अच्छा, क्योंकि इसके पास खुद का राइबोसोम है, खुद का डीएनए है, तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था ना सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, क्लोरोप्लास्ट भी होने वाला है सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इसको, दिस इज सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर, तो ये सेमी ऑटोनॉमस हो गया नेचर वाइज, ओके। सो ये है क्लोरोप्लास्ट। अब नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि ये भी टॉपिक बड़ा है, ठीक है, अभी सेल ऑर्गेनल पूरा नहीं हुआ है आपका। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो अभी के लिए मैं फिलहाल इतना ही बताती हूँ आपको।
सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा सेल ऑर्गेनल से रिलेटेड। आपके जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।